Yes guys, welcome back. Now we are going to start with the marathon revision session of Ind AS 34 Interim Financial Reporting IFR. It's a very small topic और simple है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आए तो जैकपॉट है. तो सबसे पहले सर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है? सर अगर मैं इंटरिम फाइनेंशियल की बात करूँ तो इंटरिम मतलब अ पीरियड विच इज़ शॉर्टर देन 12 मंथ्स. तो आप 12 महीने से कम पीरियड का जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो तो वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया. सो मे बी आप 3 महीने का स्टेटमेंट बना रहे हो या 4 महीने का स्टेटमेंट बना रहे हो या 6 महीने का बना रहे हो, 8 महीने का, 9 महीने का, दैट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्योंकि एक होता है आपका एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच यू डू इट ऑन 31st ऑफ मार्च, राइट? तो ये जो स्टैंडर्ड है इंड AS 34, दिस टॉक्स अबाउट द फॉर्म एंड कॉन्टेंट ऑफ एन इंटरिम रिपोर्ट. मतलब एक इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनाना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके कंटेंट क्या होने चाहिए, ये सब आपको इंड AS 34 बताता है, rather than the applicability of interim statement. मतलब आपको इंटरिम स्टेटमेंट बनाना है या नहीं बनाना है, ये इंड AS 34 कभी नहीं बताएगा. बट इंड AS 34 will never tell you this concept. Ind AS 34 only talks about the form and content, right? So what I have written, see, financial statements drafted on an interim period, that is an accounting period shorter than a financial year. तो 12 महीने से कम का पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना. जनरली मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में अपन इंटरिम रिपोर्ट को बोलते हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट. जो 3 महीने का होता है वो अपने को लगता है बिकॉज ऑफ द सेबी लिस्टिंग अग्रीमेंट. बट जरूरी नहीं है सर कि इंटरिम स्टेटमेंट मतलब 3 महीने का ही हो. इंटरिम मीन्स एनी पीरियड विच इज शॉर्टर देन 12 मंथ्स. सो सपोज अगर एक एंटरप्राइज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 महीने से कम पीरियड का बना रहा है, राइट? तो जरूरी नहीं है वो हर बार इंटरिम ही होगा. अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो करंट ईयर में फॉर्म ही हुई से फॉर एग्जांपल नवंबर में, तो उसका स्टेटमेंट 5 ही महीने का दिखेगा. और अगर कोई कंपनी समझो जनवरी में फॉर्म होती है, तो आपको मालूम होगा कि उसको Jan to March का स्टेटमेंट बनाना नहीं होता है, वो नेक्स्ट ईयर पूरा 15 साल का स्टेटमेंट बनाएगा, करेक्ट? तो अगर कोई कंपनी 12 महीने से कम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो जरूरी नहीं है इट इज एन इंटरिम स्टेटमेंट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका रिपोर्टिंग डेट चेंज हो जाता है. से फॉर एग्जांपल आपने पिछले बार रिपोर्ट 31 मार्च को किया था, अभी आप रिपोर्ट 31 दिसंबर को करने वाले हो, तो आपका सिर्फ 9 महीने का ही स्टेटमेंट बनेगा. तो इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इंटरिम स्टेटमेंट. बराबर है? देन Ind AS 34 neither requires nor prohibits any enterprise from presenting financial statements on interim basis. तो ये स्टैंडर्ड कभी भी एप्लीकेबिलिटी नहीं बताता है. So therefore interim financial statements are drafted by an enterprise at discretion of management or by pursuance of any law. तो सर लॉ मतलब यहाँ पे एक ही है सर, सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट. So as per the SEBI listing agreement, every company which is listed on the stock exchange is required to offer an interim financial report. So अगर आपका equity securities stock exchange पर listed है तो quarterly reporting आपको करनी है, और अगर आपके debt securities listed है तो आपको half yearly reporting करना है, 3 महीने का और 6 महीने का, करेक्ट? अब आगे बढ़ते हैं towards the approach in recognition of items in the interim financial statements. तो गाइज जो अप्रोच है यहाँ पर, either you go for a discrete approach or you go for integral approach, बट हम लोग को इंटेग्रल अप्रोच से स्टेटमेंट्स बनाना होता है, करेक्ट? डिस्क्रीट अप्रोच हम टेक्निकली सिर्फ PNL के लिए यूज करते हैं, बट इंटेग्रल अप्रोच जो होता है वो उसमें PNL वापस बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो सब इंटेग्रल से बनता है. तो सर दोनों में फ़र्क क्या है? सर फ़र्क ऐसा है कि डिस्क्रीट अप्रोच का मतलब होता है एवरी इंटरिम पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट पीरियड. मतलब वो एक सेपरेट रिपोर्टिंग पीरियड. अगर आप फर्स्ट क्वार्टर को रिपोर्ट कर रहे हो अप्रैल टू जून, तो अप्रैल टू जून को एक अलग पीरियड ही माना जाएगा, राइट? वो 3 महीने का आइसोलेटेड पीरियड है. बट इंटेग्रल अप्रोच ऐसा नहीं है. इंटेग्रल अप्रोच हर एक इंटरिम पीरियड को पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड मान के चलेगा. तो इसका मतलब आपका जो एनुअल पीरियड है 12 महीने का, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 महीने का 4 पार्ट में डिवाइड होगा. तो लॉजिक क्या होगा मालूम है सर? पहला जब क्वार्टर बनेगा तो वो 3 महीने का बनेगा, बट जब क्वार्टर 2 बनेगा तो वो क्यूमुलेटिव 6 महीने का होगा. फिर जब क्वार्टर 3 बनेगा वो क्यूमुलेटिव 9 महीने का होगा, पूरा 9 महीने का डेटा आएगा. और जब क्वार्टर 4 बनेगा तो वो क्यूमुलेटिवली पूरा साल का बन जाएगा. मतलब Q4 विल बी इक्विवेलेंट टू योर फुल ईयर का स्टेटमेंट. बट डिस्क्रीट अप्रोच ऐसा नहीं है. डिस्क्रीट मतलब क्वार्टर 1 मतलब सिर्फ वो क्वार्टर 1 का ही डेटा देगा आपको,
कि क्वार्टर वन में कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, कितना एक्सपेंस है, कितना एबिटडा है, कितना ईबीआईटी है, सब आपको उसी क्वार्टर का देगा। तो हम लोग जब P&L बनाते हैं ना, P&L, तो हम लोग P&L को डिस्क्रीट अप्रोच में पहले प्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाय हम उसका इंटीग्रल अप्रोच भी प्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा रहेगा, देखो सिर्फ क्वार्टर में इतना ही सेल हुआ, सिर्फ क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हुआ, वो डिस्क्रीट अप्रोच है। और इंटीग्रल अप्रोच एज ऑन टुडे, आपने देखा रहेगा ना, YTD करके हम बोलते हैं, ईयर टू डेट। तो गाइज YTD इज बेसिकली इंटीग्रल अप्रोच। मतलब 1 अप्रैल से लेके आज तक, समझो आज 30 सितंबर है, तो पूरे 6 महीने में आपने क्या किया है वो इंटीग्रल अप्रोच दिखाएगा। और जब डिस्क्रीट अप्रोच की बात करता हूं तो उसमें सिर्फ क्वार्टर 1 का डेटा, सिर्फ क्वार्टर 2 का डेटा, सिर्फ क्वार्टर 3 का डेटा एंड सो ऑन प्रेजेंट किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? सो आई हैव टेकन वन स्मॉल एग्जाम्पल जिसमें मैंने 2 अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस को लिया। एक है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस और एक है अनइवन एक्सपेंडिचर। इवनली मतलब पूरा साल में इवनली इनकर होता है, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, करेक्ट, ये सब आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक होता है अनइवन एक्सपेंडिचर, जैसे कोई टिपिकल मार्केटिंग कॉस्ट किया या फिर कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया, करेक्ट, या तो फिर कोई स्पेसिफिक ओवरहॉलिंग कॉस्ट इनकर वगैरह कर दिया आपने, तो वो अनइवन हो गया, करेक्ट। तो समझना ठीक से, प्रॉपर्टी टैक्स पेड 12,000 रुपया फॉर द पीरियड 1 जुलाई टू 30 जून, मतलब 1 जुलाई ऑफ करंट ईयर टू द 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ऑन 1 जुलाई दैट इज बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर 2। तो अगर आप इसको डिस्क्रीट अप्रोच में लेकर जाते हो तो लॉजिक क्या होगा, आपने करंट ईयर में 12,000 रुपया पे किया, बराबर है, बट करंट ईयर में तो आपका सिर्फ 9 महीना बैठता है और बाकी का 3 महीना बैठता है नेक्स्ट ईयर में। तो एनुअल बेसिस पे क्या होगा, 9 महीने का खर्चा दिखेगा और 3 महीने का दिखेगा प्रीपेड, राइट, बरोबर है। तो जब आप लोग डिस्क्रीट अप्रोच बनाते हो तो अपने को हर एक क्वार्टर वाइज करना होता है। तो खर्चा आपने पूरा का पूरा क्वार्टर 2 में किया, बट क्वार्टर 2 में आपका एक्सपेंस सिर्फ 3 महीने का दिखेगा और बाकी का जो 9 महीने का है वो प्रीपेड में चला जाएगा 9,000। फिर जब आप क्वार्टर 3 में आओगे, राइट, तो सिर्फ क्वार्टर 3 बनाना है मेरे को, तो मैं 3,000 रुपए का खर्चा दिखाऊंगा और 6,000 का प्रीपेड दिखेगा, क्योंकि देखो प्रीपेड 9 का 6 हो गया और खर्चा आपका 3,000 रुपया हर क्वार्टर में दिखते आएगा। बट वही जब आप इंटीग्रल अप्रोच में जाते हो तो इंटीग्रल अप्रोच में आपको सेम तरीके से दिखाना है जैसे आप एनुअल बेसिस पे दिखाते हो। तो जब आप क्वार्टर 2 में आओगे तो 12,000 में 3 महीने का खर्चा दिखेगा 3,000, बाकी का 9,000 चला गया प्रीपेड, ठीक है। फिर जब आप क्वार्टर 3 में आते हो तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा YTD, तो 3,000 पहले क्वार्टर में बुक हुआ और अभी मतलब अभी टोटल 6 महीना हो गया पूरा, तो 6 महीने का खर्चा 6,000 दिखेगा और बाकी का 6,000 प्रीपेड। फिर जब आप क्वार्टर 4 में आओगे तो आपका क्वार्टर 4 का खर्चा हो जाएगा 9,000 और गाइस प्रीपेड आपका दिखेगा 3,000, जो आप एनुअल बेसिस पे भी दिखाने वाले थे, बराबर है। बट वही अगर आपका अनइवन एक्सपेंडिचर है तो गाइस अनइवन एक्सपेंडिचर का हम आगे भी लॉजिक आगे भी पढ़ेंगे, बट यहां पे भी मैं आपको बता रहा हूं कि द एंटायर एक्सपेंडिचर विल बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड। अगर आपका एक्सपेंडिचर अनइवन है तो इन दैट केस आप जो पूरा का पूरा खर्चा है वो उसी क्वार्टर में बुक कर दोगे जहां पे आपने रिकॉर्ड किया है, राइट। तो इंटीग्रल अप्रोच में कैसे होगा, पूरा 9 महीने का खर्चा एक साथ दिखेगा 9,000 रुपया और उसमें आपका बाकी का 3,000 रुपया प्रीपेड है। बट व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रीट अप्रोच तो गाइज यहाँ पे आपको वो 3 महीने के हिसाब से ही आपको चलना है, तो आपका सिर्फ 3 महीने का ही खर्चा यहाँ पे दिखेगा। मतलब यहाँ पे हम तो डिस्क्रीट अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, सेम 12,000 हुआ है बट 3 महीने का ही हम यहाँ पे दिखाएंगे, माना अनइवन है बट स्टिल 3,000 यहाँ पे हम दिखाएंगे, बाकी का 9,000 दिखाएंगे हम प्रीपेड। बट यहाँ पे देखिए पूरा रूल चेंज हो गया, यहाँ पे सिंस इट इज इंटीग्रल तो हम लोग को क्या करना है कि बिकॉज इट इज अनइवन एक्सपेंडिचर तो पूरा का पूरा खर्चा जो है उसी क्वार्टर में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा जिस क्वार्टर में इनकर हुआ है। और जो एनुअल बेसिस पे प्रीपेड, एनुअल बेसिस पे 3,000 प्रीपेड है तो यहाँ पे भी आपको 3,000 रुपया प्रीपेड में दिखा देना है। तो आपका ये सेकंड क्वार्टर में रिकॉर्ड हो गया, थर्ड क्वार्टर में भी यही दिखेगा, फोर्थ क्वार्टर में भी यही दिखेगा क्योंकि क्यूमुलेटिव है तो सेम ही दिखेगा, 9,000 का ही खर्चा दिखते जाएगा इन ऑल द 3। बट पूरा का पूरा 9,000 क्वार्टर 2 में ही बुक हो गया है, राइट। अब हम बात करते हैं फॉर्म एंड कंटेंट की। तो गाइस 2 लॉजिक है, एक तो इंड AS 34 ने मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया हुआ है और दूसरा है नो प्रोहिबिशन ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब आप पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा सकते हो।
तो सर बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, मिनिमम रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको एक कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। वरना तो आपके पास पूरा बनाने का भी ऑप्शन है, बट सर इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपका पूरा साल बंदा बेचारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाते बैठेगा, क्योंकि यू हैव टू मेक इट फुल एज पर द डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3, प्रॉपर P&L, प्रॉपर बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह सब प्रॉपरली बनाना है। वरना गो फॉर द कंडेंस्ड। कंडेंस्ड सबसे बेस्ट है सर। कंडेंस्ड में आपको क्या करना है, एक छोटा कंडेंस्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड P&L, कंडेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और एसओसी। और कंडेंस्ड का बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको सिर्फ हेडिंग्स देने हैं, सब टोटल्स देना है, करेक्ट, एज इंक्लूडेड इन द मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपका जो मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो जो हेडिंग्स और सब टोटल्स आपने दिए हैं बस वही आपको यहाँ पर दे देना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेन हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स, तो उसके अंदर जो जो सब टोटल्स आपने दिए, पीपी दिया, इंटेंजिबल एसेट दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बस उतना सब टोटल देके कहानी खत्म करो। एंड अगर कोई मटेरियल आइटम है तो उसको एक सेपरेट लाइन में रिकॉर्ड करो, करेक्ट, एडिशनल लाइन आइटम इफ देयर ओमिशन विल मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग। मतलब कोई इंपॉर्टेंट है, मटेरियल आइटम है, तो उसको अलग से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर आप उसको सब टोटल्स में क्लब मत कर देना। देन नेक्स्ट आपको एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट देना होता है, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। मतलब पूरी की पूरी नोट्स टू अकाउंट्स आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड का अजम्पशन है, द सिंपल अजम्पशन इज कि अगर आप मेरा इंटरिम स्टेटमेंट एक्सेस कर सकते हो तो आप मेरा एनुअल स्टेटमेंट भी एक्सेस कर सकते हो, तो वहाँ पे आप जाके मेरा डिटेल्ड नोट्स टू अकाउंट्स देख लो। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना है, मतलब गिने चुने डिस्क्लोजर्स ही मैं यहाँ पर दूंगा, डिटेल्ड डिस्क्लोजर मुझे यहाँ पर देना नहीं है। सो द सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स ओनली विल कंटेन मटेरियल डिस्क्लोजर एक्सक्लूजन ऑफ विच में अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर। तो क्या क्या हमें सिलेक्टेड एक्सप्लेन नोट में देना है सर? वी हैव टू explain that, we have to give in the notes that the same set of accounting policies had adopted in the most recent annual financial statements have been adopted here also unless there is a change। अगर कोई change in policy है तो उसका detailed disclosure आपको देना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आपका कोई सीजनल बिजनेस है तो उसका सीजनलिटी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन क्या होता है सर, जब सीजनल बिजनेस होता है तो किसी क्वार्टर में, करेक्ट, किसी इंटरिम पीरियड में आपका रेवेन्यू ज्यादा है, किसी में आपका ऑपरेशंस कम होने की वजह से रेवेन्यू कम हो जाता है, करेक्ट। तो अगर आप सीजनलिटी के बारे में डिस्क्लोजर दे देते हो तो यूजर को एक डिसीजन मेकिंग में प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाता है, वरना वो सोचेगा यार क्वार्टर 1 में इसने बड़ा बिजनेस करा हुआ है, क्वार्टर 2 में तो बिजनेस ही नहीं है, फिर क्वार्टर 4 में बिजनेस है, 3 में भी कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सीजनल बिजनेसेस होते हैं, जैसे फायर क्रैकर्स है, क्रैकर इंडस्ट्री है, तो उन लोगों को मेजर धंधा जो है वो Q3 और Q1 में मिलता है। Q1 में वो शादी का सीजन रहता है और Q3 में दिवाली आती है, करेक्ट। जो बारिश का कपड़ा, रेनकोट्स वगैरह बनाते हैं, छाता वगैरह सब बनाते हैं, उनको मेजरली बिजनेस Q1 और Q2 में मिलता है, क्योंकि Q1 में मई और जून आ जाता है और Q2 में उनको जून जुलाई में बिजनेस मिलता है, उसके बाद उनको कुछ साल भर बिजनेस होता ही नहीं है। तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कमेंट अबाउट द सीजनलिटी ऑल्सो। Then you have to disclose all the important and material items, the nature and amount of items affecting assets, liabilities, net incomes and cash flows which are unusual because of their nature, size and incidence। सर जब भी ये nature, size and incidence आ जाता है, it means we are talking about material items। तो जो भी material item है उसका disclosure आपको अलग से करना पड़ेगा। So the gain or loss on sale of asset, fire accidents, natural calamity, insurance claims, कुछ भी रहेगा important material items, उसका disclosure जाएगा, correct। Then if there is any change in accounting estimates as compared to the previous interim period, कोई आपने प्रोविजन का अमाउंट बदल दिया है या फिर आपने कोई डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज बढ़ा दिया है, करेक्ट, एनी काइंड ऑफ एस्टिमेशन दैट यू हैव चेंज्ड, अगर डेप्री का मेथड चेंज कर दिया है, करेक्ट, या फिर डेप्रीसिएशन का जो पीरियड है, लाइफ ऑफ द एसेट है, उसमें कुछ चेंजेस हो गया तो इट्स अ चेंज इन एस्टिमेट, वो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देन अगर आपने कोई नया डेट इशू किया है और यू हैव रीपेड एनी डेट, डिस्क्लोज दैट, प्रोवाइड योर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एज पर इंड AS 108। Then if there are any events occurring after interim period, same जो events occurring after reporting date होता है वैसे events occurring after interim period होता है, उसका भी disclosure जाएगा। Then if there is any change in organization structure, that is restructuring वगैरह कुछ हुआ है तो भी आपको उसका disclosure देना पड़ेगा। फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर्स, जहाँ जहाँ पे आपने फेयर वैल्यू यूज़ किया है तो एज पर इंड AS 113 व्हाट इज़ द लेवल ऑफ फेयर वैल्यू, उसका हायरार्की क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन, उसका भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंजेस इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर कोई रिक्लासिफिकेशन हुआ इन्वेस्टमेंट्स का, करेक्ट, फ्रॉम FVPL टू FVOCI एंड सो ऑन, तो आपको उसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। सो दीज आर योर सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, काइंडली गो थ्रू वंस, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट,
दैट इज रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ आइटम्स इन द इंटरिम स्टेटमेंट्स। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की। तो गाइस अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर एक अजम्पशन होता है। द अजम्पशन इज whatever accounting policies you have adopted, you have followed in the most recent annual financial statements, the same are followed and adopted in the interim statement also unless there is any change. और अगर कोई accounting policy change हुआ तो it will be accounted strictly as per Ind AS 8 with a retrospective restatement. तो retrospective effect आपको देना पड़ेगा, राइट? अगर कोई चेंज हुआ है तो अभी ऐसे होता है कि Q1 Q2 में सेम पॉलिसी चला, Q3 में पॉलिसी बदल गया, तो भैया Q3 में पॉलिसी बदला है तो Q1 Q2 Q3 तीनों में उसका चेंज दिखता है, प्लस जो पिछले साल के स्टेटमेंट्स है उसका भी रीस्टेटमेंट जाएगा, करेक्ट? तो ऐसा नहीं है कि आपने Q1 और Q2 में समझो फीफो यूज किया और आप अभी बोल रहे हो Q3 में मैं वैम करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको Q1 Q2 को भी वैम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। बट सर Q1 Q2 तो फाइनल हो गया, कोई बात नहीं ना, Q3 का ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें चेंजेस कर देंगे और क्या। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही साल में आधा साल फीफो में किया है, आधा साल वैम में किया है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप Q3 चेंज कर रहे हो तो Q2 Q1 भी उसके साथ साथ चेंज हो जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन एनी अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज स्ट्रिक्टली टू बी अकाउंटेड एज पर Ind AS 8 ओनली विद अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, राइट? फॉलोड बाय द नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यूज अराइजिंग सीजनली, ओकेशनली एंड साइक्लिकली। तो अगर आपके पास कोई सीजनल रेवेन्यू है, कोई साइक्लिक रेवेन्यू है, ओकेशनली आप कोई रेवेन्यू अर्न करते हो, तो गाइस स्टैंडर्ड बोलता है ऐसे इनकम्स को, ऐसे रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करो इन द सेम इंटरिम पीरियड विच इट अराइज। इसका डेफरल या इसका एंटीसिपेशन आप तभी कर सकते हो अगर सच डेफरल और एंटीसिपेशन इज रेलेवेंट और इट इज डन इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर एनुअल बेसिस पे इसका डेफरल या एंटीसिपेशन होता है तो ही इंटरिम बेसिस पे भी इसका डेफरल या एंटीसिपेशन होगा, वरना इसका डेफरल एंटीसिपेशन नहीं होता है। एंटीसिपेट करना मतलब फ्यूचर में कुछ आने वाला है इनकम, जैसे Q3 में कुछ इनकम आएगा तो हमने उसको Q1 में एंटीसिपेट करके रिकॉर्ड कर लिया, या फिर Q1 में बड़ा इनकम कमाया है बट Q3 और 4 में इनकम कम आने वाला है तो थोड़ा इनकम Q3 और 4 में धक्का मार दिया, दैट इज कॉल्ड एज डेफरल। तो एंटीसिपेशन या डेफरल आप तभी कर सकते हो अगर एनुअल बेसिस पे, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ईयरली स्टेटमेंट आप बनाते हो उसमें ऐसा डेफरल या एंटीसिपेशन होता है। तो मतलब थोड़ा इनकम अभी रिकॉर्ड किया, बाकी का इनकम नेक्स्ट ईयर में धक्का मारा, दैट इज डेफरल। और अगर एंटीसिपेशन कर रहे हो, मतलब सर मेरे को है ना 26-27 में इनकम आने वाला है, वो मैं 25-26 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एंटीसिपेशन। तो ही अगर आप एनुअल बेसिस पे ऐसा एंटीसिपेशन करते हो तो ही आप इंटरिम बेसिस पे कर सकते हो। बट जनरली सर इनकम को लेकर हम ऐसा करते नहीं है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम ओकेशनली हम अर्न करते हैं, बार बार नहीं आता। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स ये भी ओकेशनल है, एनी सीजनल इनकम, राइट? अभी जैसे कोई किसी का सीजनल बिजनेस है, अगर किसी का सीजनल बिजनेस है तो ऑब्वियसली वो लोग एक पर्टिकुलर क्वार्टर में ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं और बाकी के क्वार्टर्स में उनका ज़्यादा रेवेन्यू होता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से रेवेन्यू उठा के वहाँ पे डेफर करवा दो, या फिर आपको Q4 में बड़ा इनकम आने वाला है तो आपने एक काम कर दिया Q1 में एंटीसिपेट करके थोड़ा इनकम अभी रिकॉर्ड कर लिया, सर नहीं चलेगा। तो इसमें डेफरल या एंटीसिपेशन नहीं हो सकता है। सो रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द सेम पीरियड इन विच इट अराइजेस, दैट इज नो डेफरल। बट सर एक आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स है जो डेफर होता है, करेक्ट? एनुअल बेसिस पे गवर्नमेंट ग्रांट डेफर होता है, तो जितना कंडीशन हमने करंट ईयर में सेटिस्फाई किया है उतना हम डेफर्ड ग्रांट से निकाल कर P&L में डालते हैं, बराबर है? तो जब वो एनुअल बेसिस पे हो सकता है ना, तो सेम लॉजिक इंटरिम बेसिस पे भी होगा। तो 3 महीने में जितना कंडीशन सेटिस्फाई हुआ उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी का डेफर करेंगे। फिर अगले क्वार्टर में और 3 महीने का कंडीशन पूरा हुआ और रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, बाकी का डेफर कर देंगे, एंड सो ऑन। So government grants recognized over the period for which conditions attached to grants are expected to be satisfied, deferred to the extent conditions are expected to met in subsequent period। तो जितना आपने फ्यूचर में कंडीशन मीट करोगे उतना हम डेफर कर देंगे, और जितना अभी कंडीशन मीट हो गया उतना रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड करके कहानी खत्म करो। देन कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली थ्रू आउट द ईयर। नाउ गाइस एक बात याद रखना, जो इवन एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, करेक्ट, वेजेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गया, ये सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस कभी भी डेफर या एंटीसिपेट नहीं होते, नेवर, दे आर नेवर डेफर्ड, नेवर एंटीसिपेटेड। और डेफर करोगे भी कैसे ना, Q1 में 3 महीने का लोगों ने आपके लिए काम किया है, आप सैलरी दिखा रहे हो 0,
आप दिखा रहे हो मैं क्वार्टर 2 में पूरा 6 महीने का सैलरी दिखाऊंगा। सर कैसे पॉसिबल है? पहला 3 महीने में लोगों ने काम किया आपके पास, तो अक्रूवल हुआ है ना, तो एक्रूवल बेसिस पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो आप उसको डेफर कर ही कैसे सकते हो? या तो फिर आप बोल रहे हो सर क्वार्टर 1 में बड़ा इनकम आता है तो क्वार्टर 4 का भी सब सैलरी क्वार्टर 1 में रिकॉर्ड कर लो, तो क्या क्वार्टर 1 में लोग काम पे नहीं आएंगे? सब छुट्टी करके घर पे बैठेंगे, क्वार्टर 4 में एक्रूवल नहीं होगा, और जो एक्रू ही नहीं हुआ उसको आप पहले ही खर्चा दिखा रहे हो। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, जो इवन एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कभी भी डेफर या कभी एंटीसिपेट करके पहले रिकॉर्ड नहीं होते। मतलब ना उसको धक्का मारा जा सकता है, ना फ्यूचर का खींच के अभी रिकॉर्ड किया जा सकता है। बट मैं जब अनइवन एक्सपेंडिचर्स की बात करता हूं, जो अनइवनली थ्रू आउट द ईयर है, तो अनइवन एक्सपेंडिचर का डेफरल या एंटीसिपेशन तभी हो सकता है अगर एनुअल बेसिस पे उसका डेफरल या एंटीसिपेशन हो सकता है। तो अगर एनुअल बेसिस पे डेफरल या एंटीसिपेशन हो रहा है तो ही इंटरिम बेसिस पे होगा, वरना इंटरिम बेसिस पे भी नहीं होगा। और सर एनुअल पे भी नहीं होता है। आपने कभी देखा है क्या मेरे को बैड डेट्स हो गया, मेरे को चूना लग गया तो मैंने चूना अगले महीने अगले साल में ट्रांसफर किया? सर ऐसा नहीं होता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सर मैंने करंट ईयर में बड़ा मार्केटिंग किया है, राइट, बट उसका मैं थोड़ा खर्चा नेक्स्ट ईयर में डाल रहा हूं? सर ऐसा नहीं होता है, राइट। या मेरे को फिर कोई एसेट बेचने पे मेरे को लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, बट सर बहुत बड़ा लॉस है, तो एक काम करते हैं थोड़ा लॉस करंट ईयर में दिखाता हूं और थोड़ा लॉस नेक्स्ट ईयर में डेफर करता हूं। तो सर ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो अगर हो सकता है एनुअल बेसिस पे, अगर हो सकता है तो इंटरिम बेसिस पे होगा, वरना नहीं होगा। सो देखिए, सच कॉस्ट कैन बी एंटीसिपेटेड और डेफर्ड फॉर इंटरिम पीरियड्स इफ सच एंटीसिपेशन और डेफरल इज अप्रोप्रिएट एट द एंड ऑफ द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड। Like for example, bad debts, employee bonus, loss on sale of asset or investment, abnormal losses, no deferral और anticipation। पूरा का पूरा जिस क्वार्टर में अराइज हुआ उस क्वार्टर में रिकॉर्ड करो और कहानी खत्म करो, राइट। पूरा का पूरा खर्चा उसी क्वार्टर में रिकॉर्ड होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपको क्वार्टर 3 में 4 लाख रुपए का बैड डेट्स हुआ तो पूरा का पूरा क्वार्टर 3 में रिकॉर्ड होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर अकाउंटिंग एस्टिमेट का भी सेम गणित है। The same accounting estimates that you have adopted in the most recent annual financial statement are considered to be the same in the current interim period also, unless there is any change। तो जब तक कोई चेंज नहीं होता है, राइट, तब तक whatever you have done in annual statement वही हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। और अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ तो इट विल बी स्ट्रिक्टली अकाउंटेड एज पर इंड AS 8, दैट इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट प्लस उसका एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो जिस क्वार्टर में आपका एस्टीमेट चेंज हुआ है उसी क्वार्टर से चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, और जो भी इफेक्ट ऑफ चेंज होगा वो भी पूरा का पूरा उसी क्वार्टर में बुक कर दिया जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि क्वार्टर 3 में आपने कुछ चेंज किया तो उसका थोड़ा इफेक्ट क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 में देने का, नहीं, जो भी इफेक्ट ऑफ चेंज है वो पूरा का पूरा क्वार्टर 3 में ही दिया जाएगा, करेक्ट, प्लस डिस्क्लोजर तो जाएगा ही। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किया है। क्वार्टर 1 में आप 5% RDD कर रहे थे, आपकी 1 लाख रुपए की सेल्स थी, करेक्ट, तो 1 लाख का आपने डेटर रिकॉर्ड किया, उस पर 5% 5,000 रुपए का आपने RDD क्वार्टर 1 में बुक कर दिया। अब जब आप क्वार्टर 2 में आए तो आपने डिसाइड किया नहीं यार 5% कम पड़ रहा है, शायद चूना लगाएंगे लोग, तो वी विल गो फॉर 8% RDD एंड माई टोटल सेल्स टिल क्वार्टर 2, नाउ दिस इज द टोटल सेल्स नाउ, करेक्ट। ये अपना पूरा अभी तक का क्यूमुलेटिव सेल है, उस पे 8%, मतलब अपने को 10,400 का अपने को RDD चाहिए। तो इंक्रीमेंटल कितना लगेगा? 5,400 इंक्रीमेंटल लगेगा। अब पब्लिक क्या बोलता है इसमें कि सर इसमें टेक्निकली Q2 का जो सेल है वो तो 30,000 ही है Q2 का, तो Q2 का जो 30,000 का सेल है उस पे 8% पूरा का पूरा Q2 में आप डेबिट करो 2,400, और जो Q1 का सेल है 1 लाख रुपया उस पे 3% आएगा इंक्रीमेंटल, तो 3% मतलब उसका 3,000 रुपया हो गया, तो 3,000 आप Q1 में डेबिट करो। सर ये पूरा का पूरा गलत है लॉजिक, क्योंकि ये चेंज इन पॉलिसी नहीं हो रहा है, चेंज इन एस्टीमेट हो रहा है, तो इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा। मतलब पूरा का पूरा 5,400 विल बी डेबिटेड इन द क्वार्टर 2 इटसेल्फ। सो 5,400 एंटायरली विल बी चार्ज टू Q2 एज अ प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, पूरा का पूरा एक साथ जाएगा, करेक्ट। फिर इसको आपको 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है कि Q2 में इतना है, Q1 में इतना है, जबकि एग्जाम के क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत बेवकूफ बनाने का कोशिश करेंगे ये लोग।
वो लोग ऐसा बोलेंगे कि द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू द क्वार्टर वन इज दिस मच बट एंटायर अमाउंट इज टेकन इन Q2 ओनली। तो बताओ सही है गलत है? तो सही तो है। वो खाली आपको जानबूझ के बताएगा कि Q1 में इतना अमाउंट जाना चाहिए था, बट कुछ नहीं जाएगा Q1 में सर, पूरा का पूरा Q2 में आएगा, राइट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टैक्स एक्सपेंसेस इन द इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड। ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए सर, जो इनकम टैक्स होता है ये हम लोग अपने एनुअल इनकम के ऊपर चार्ज करते हैं। तो अपना जो एनुअल इनकम होता है उसके ऊपर अपन अपना टैक्स असेस करके सरकार को टैक्स पे करते हैं और उसका टैक्स रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। बट स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इंटरिम बेसिस पे आपका टैक्स एक्सपेंस बुक होना चाहिए, मतलब क्वार्टरली टैक्स एक्सपेंस दिखना चाहिए। तो अभी सर मैं क्वार्टरली टैक्स कहाँ से लाऊं? तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता है, तो एक काम कर, पूरे साल का, पूरे एनुअल का एक इनकम कैलकुलेट कर, एस्टिमेटेड इनकम निकाल, बराबर है। फिर उसके ऊपर तू क्वार्टर में उसको डिवाइड कर कि ये क्वार्टर में इतना आ सकता है, सेकंड क्वार्टर में इतना आ सकता है, थर्ड में इतना आ सकता है, फोर्थ में इतना आ सकता है, बराबर है। और फिर उसके ऊपर टैक्स रेट लगा। और टैक्स रेट कौन सा लगेगा? वेटेड एवरेज टैक्स रेट लगेगा। वेटेड एवरेज कब लगता है मालूम है सर? जब आपको स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है, मतलब एक साल में आपके इनकम को 2-3 स्लैब्स में डिवाइड कर करके उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो फिर आप अप्लाई करोगे वेटेड एवरेज टैक्स रेट। बट अगर आपका एक ही फ्लैट रेट है, क्योंकि इंडिया में कॉर्पोरेट्स को फ्लैट रेट है, तो फ्लैट रेट के केस में जो रेट है वही वेटेड एवरेज रेट है। बात समझ रहे हो? तो क्या लिखा है देखिए, टैक्स एक्सपेंस इज कंप्यूटेड ऑन टैक्सेबल इनकम असेस्ड फॉर एन एंटायर फाइनेंशियल ईयर। However, tax expense can be recognized in an interim period based on taxable income in that interim period। तो आप पूरे साल का एनुअल इनकम निकालो और फिर उसको चारों क्वार्टर में डिवाइड करो, फिर करंट क्वार्टर का जो भी टैक्सेबल इनकम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज टैक्स रेट से। Now, how is weighted average calculated, sir? It is very simple. Total estimated tax payable divided by total estimated taxable income into 100, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। बट मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि वाटर, दैट इज वेटेड एवरेज टैक्स रेट, इज डिटरमिन्ड इन केस ऑफ स्लैब रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल। अगर स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं है, राइट, तो वाटर अप्लाई नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है और ये थोड़ा सा अलग है एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्स लिमिटेड का अकाउंटिंग ईयर है 1 जुलाई टू 30 जून, ठीक है। बट एज पर इनकम टैक्स इट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इनका रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग पीरियड इनकम टैक्स के मुकाबले अलग है। तो इसमें एक छोटा सा मसला होगा। टैक्स रेट्स 24-25 का 30% दिया है और 25-26 का 35% दिया हुआ है। व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर IFR ऑफ एक्स लिमिटेड? अभी अगर मैं एक्स लिमिटेड का 4 क्वार्टर्स डिसाइड करता हूं, तो इसका जुलाई टू सितंबर एक क्वार्टर होगा 2024 का, अक्टूबर टू दिसंबर दूसरा क्वार्टर है जो 2024 में, जनवरी 25 से मार्च 25 तीसरा क्वार्टर और अप्रैल 25 से जून 25 चौथा क्वार्टर। अब इसमें पैटर्न समझो आप, ये आपके लिए तो एक फाइनेंशियल ईयर है, बट इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप देखो ना, तो दीज आर 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। आपके पहले के जो 2 क्वार्टर्स है वो बैठ रहे 24-25 में, और जो बाकी के 2 क्वार्टर है वो बैठ रहे आपके 25-26 के अंदर, बराबर है। तो 2 अलग अलग पहले के 3 क्वार्टर्स जो है, पहले के जो 3 क्वार्टर्स है वो आपके 24-25 में बैठ रहे हैं, बराबर है। और जो लास्ट का एक क्वार्टर है वो अकेला बेचारा 25-26 में जा रहा है। अभी पब्लिक बोलेगा वाओ सर, मेरा एक ईयर में 2 टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो मैं तो वेटेड एवरेज निकालूंगा। सर नहीं, आपके लिए ये फाइनेंशियल ईयर है और आपके एक फाइनेंशियल ईयर में 2 रेट एप्लीकेबल नहीं है। आपको 2 रेट क्यों दिख के आ रहा है? क्योंकि एज पर इनकम टैक्स आपका ये 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर पे है। तो जब एज पर इनकम टैक्स ये 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में है और इसको 2 अलग अलग टैक्स रेट लगेगा, तो आपको रिस्पेक्टिव टैक्स रेट लगाना पड़ेगा। मतलब ये 3 क्वार्टर जो आपका 24-25 में बैठ रहा है उस पर पूरा 30% लगेगा, और जो ये अकलौता क्वार्टर है उसके ऊपर आपको 35% का रेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाटर नहीं होगा कैलकुलेट, करेक्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, मेजरमेंट वगैरह कंप्लीटेड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ कंपैरेटिव्स इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या क्या कंपैरेटिव्स हमको बनाना है? तो सर सबसे पहले अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, इट इज ऑलवेज एज ऑन अ डेट। तो बैलेंस शीट आप हमेशा बनाओगे एज एट द एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड। तो अगर समझो आप Q3 का बैलेंस शीट बना रहे हो, तो 31 दिसंबर का बैलेंस शीट बनेगा,
एज ऑन द एंड ऑफ इंटरिम पीरियड। अब इसको कंपेयर किसके साथ करोगे? विद द मोस्ट रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो समझो अगर आप 31 दिसंबर 2024 बना रहे हो तो इसको कंपेयर करोगे 31 मार्च 2024 से। सर बट 31 दिसंबर 23 से कंपेयर करना चाहिए ना? नहीं, हम लोग कंपेयर करेंगे विद द मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि तब मालूम पड़ेगा ना कि एनुअल से लेकर अब तक आपने क्या अपने नेटवर्क में एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस किया है। तो 9 महीने में क्या हुआ है एज ऑन डेट वो आपको मालूम पड़ जाएगा। सो हमेशा याद रखना है, इट इज एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड कंपेयर्ड विथ द मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट? देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दो तरीके से बनेगा, एक डिस्क्रीट में और एक इंटीग्रल में। डिस्क्रीट में इट इज ओनली फॉर दैट करंट इंटरिम पीरियड, मतलब अगर आप Q2 बना रहे हो तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का ही आप लोगों को P&L बनाना है। तो करंट इंटरिम पीरियड और उसको कंपेयर करो विद द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो पिछले साल का सेम पीरियड के साथ उसको कंपेयर कर लो। ये हो गया आपका डिस्क्रीट। अब इसमें इंटीग्रल भी बनेगा। फर्स्ट होगा ईयर टू डेट ऑफ करंट ईयर। ईयर टू डेट का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर सेकेंड क्वार्टर आपका 30 सितंबर तक है, तो पूरा 6 महीने का स्टेटमेंट बनेगा। और सामने कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर टू डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। नाउ द सेम लॉजिक ऑफ ईयर टू डेट, नाउ द सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड एसओसी। सेम इंटीग्रली बनता है यहाँ पर डिस्क्रीट नहीं बनता। तो इट इज सेम ईयर टू डेट ऑफ करंट ईयर compared with the corresponding year to date of the previous year। करेक्ट? सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसको अपन एक एग्जांपल से भी समझते हैं। प्रॉपर मैंने न्यूमेरिकल डेट वगैरह सब डाला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सो एक्स लिमिटेड इज प्रेजेंटिंग इट्स इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर क्वार्टर 2 दैट इज 1 जुलाई 24 टू 30 सितंबर 24। व्हाट आर द कंपैरेटिव्स टू बी प्रेजेंटेड इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो गाइस सबसे पहले बैलेंस शीट, इट इज एज ऑन अ डेट। तो एज ऑन द एंड ऑफ इंटरिम पीरियड 30 सितंबर 24 कंपेयर्ड विथ 31 मार्च 24, मोस्ट रिसेंट एनुअल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड, बराबर। तो 1 जुलाई 24 टू 30 जून 24, दिस इज द इंटरिम पीरियड कंपेयर्ड विथ द करस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। सेम पीरियड है, खाली 2023 का। देन एक बनेगा YTD, 1 अप्रैल 24 से लेकर 30 सितंबर 24 कंपेयर्ड विथ 1 अप्रैल 24 टू 30 सितंबर 1 अप्रैल 23 टू 30 सितंबर 23 ईयर टू डेट YTD। एसओसी और कैश फ्लो का भी सेम रहेगा। YTD 1 अप्रैल 24 टू 30 सितंबर 24, 1 अप्रैल 23 टू 30 सितंबर 23, बराबर। सो ये आपका डिस्कशन हुआ कंप्लीट with respect to Ind AS 34. Thank you very much.